जी सर। ठीक है। इसमें हमने लास्ट कहाँ पे छोड़ा था? सर बेसिक। जो बेसिक प्रोग्रामिंग है उसको किस टूल के ऊपर करते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर कौन सा होता है उसके लिए? बेसिक प्रोग्रामिंग। उसका सर वो बेसिक। जो एक, हाँ जी। हाँ जी सर, बेसिक जो स्टार्टिंग की होती है बिगनर्स के लिए। उसका दरअसल बेस जो इनकी 8 क्लास है ना, उसकी प्रोग्रामिंग है, उसके अंदर प्रोग्राम है तो सिंपल सिंपल इफ एंड देन स्टेटमेंट के आसान से हैं। तो उसके लिए कौन सा होता है वो सॉफ्ट? उसका बेसिक इंटरप्रेटर ही होता है। वैसे उन्होंने बुक में बताया भी होगा कि आपने कौन सा यूज करना है। लेकिन वो जो 8 क्लास की बुक है ना, कंप्यूटर की या 7 की है, उसमें स्क्रैच प्रोग्रामिंग है बेसिकली। वो उसमें करवा रहे हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ बुक स्कूल में। इसमें तो स्क्रैच आती है। जो SNC का कोर्स चल रहा है ना, ऑल ओवर द पाकिस्तान। जी सर, मैं देखती हूँ उसमें सॉफ्टवेयर कौन सा दिया हुआ है। अगर स्क्रैच प्रोग्रामिंग है तो उसका स्क्रैच ही सॉफ्टवेयर होगा, उसी में ही वो करते हैं उसकी प्रोग्रामिंग ना। वो गेम्स वगैरह बनाने के लिए भी यूज करते हैं। नहीं सर, उसमें सिंपल से हैं, इफ एंड देन स्टेटमेंट के हैं, वो जो लूप वाले हाँ होते हाँ हैं होती स्टेटमेंट्स होंगी। वो। हाँ जी हाँ जी, सिंपल ही होंगी। आप ना उनकी 6 क्लास की अगर देखेंगी ना, तो वहां से वो शुरू करवाते हैं स्क्रैच प्रोग्रामिंग, और 8 तक उसको लेके जाते हैं। जी तो सर उसके लिए भी कैसे होता है फिर? आप उनको प्रैक्टिकली लैब में जाके करवाते हैं, उसके आउटपुट निकालते हैं, या फिर वैसे ही प्रोग्राम वो याद करते हैं, कैसे करते हैं? ये मैं तो करवाता हूँ आउटपुट उसको, मतलब लैब में भी करवाता हूँ, प्रैक्टिकल भी करवाता हूँ। लेकिन अगर लैब नहीं है तो फिर आप उसको वैसे करवा दें, क्वेश्चन वगैरह याद करवा दें। सर लैब है। हाँ, तो बस फिर उसमें आप स्क्रैच एक सॉफ्टवेयर है, उसको आप इंस्टॉल कर लें। इतना वो मुश्किल नहीं है। आप यूट्यूब पे एक दो वीडियो देखें उसकी, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है सर, वैसे उसमें क्यूब बेसिक शायद इस टाइप का कोई। अच्छा, इसको हमने शुरू कहाँ से करना है? ड्राइवर पढ़ लिए थे, उसके बाद इंटरप्ट ड्रिवन, आई थिंक यहाँ से शुरू होगा। जी सर, यहीं से। अच्छा, इंटरप्ट ड्रिवन में क्या होता है कि हमारे पास जो है वो जो भी टास्क है, ठीक है, CPU ने परफॉर्म करना है, वो इंटरप्ट बेस्ड होता है। ठीक है। तो जब हम वो कह रहे हैं कि मेन डिसएडवांटेज ऑफ द प्रोग्राम इनपुट आउटपुट, अगर हम इनपुट आउटपुट की प्रोग्रामिंग करते हैं तो एज कैन बी नोटिस तो इज दैट द CPU इज बिजी वेटिंग फॉर, ये हम सारा डिस्कस कर चुके थे कि अगर हम CPU को एंगेज कर दें इनपुट आउटपुट के अंदर तो उसका टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। इसका डिसएडवांटेज भी है, ओवरकम बाय मींस ऑफ एन इंटरप्ट। तो हम इस डिसएडवांटेज को जो है वो कैसे ओवरकम कर सकते हैं इंटरप्ट ड्रिवन के लिए। ठीक है। कि अगर हम जो है वो ये देख रहे हैं कि हमारे पास जब CPU जो है वो हर वक्त इनपुट आउटपुट में ही बिजी रहता है, तो हम उसका सोल्यूशन हमने ये निकाला कि हम उसको जो है वो इंटरप्ट ड्रिवन बेस कर देंगे। अब इंटरप्ट ड्रिवन बेस क्या है? इन प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट CPU इटसेल्फ चेक दैट, जब प्रोग्राम इनपुट आउटपुट होती है तो CPU खुद जो है वो जाके चेक कर रहा होता है बार बार कि क्या कोई हमारे पास इनपुट आउटपुट तो नहीं आई। लेकिन इंटरप्ट ड्रिवन में ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट, द इनपुट आउटपुट कंट्रोलर जो है वो इंटरप्ट करता है एग्जीक्यूशन ऑफ CPU वेन एवर एंड इनपुट आउटपुट इज रिक्वायर्ड। यानी CPU अपना काम करता रहता है, वो इनपुट आउटपुट के साथ, डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, बल्कि जो इनपुट आउटपुट कंट्रोलर है वो जाकर ये इंटरप्ट जनरेट करता है अगर कोई इनपुट आउटपुट आती है। सही है। तो दिस वे द CPU कैन परफॉर्म अदर कंप्यूटेशन, तो इस तरह से बाकी वक्त में CPU जो है वो अपने दूसरे काम कर सकता है। एंड इंटरप्टेड टू परफॉर्म द इंटरप्ट सर्विस रूटीन ओनली, और जब उसको कोई इंटरप्ट आती है तो वो क्या करता है, उस फौरी तौर पे उसके जो इंगेज उसने इंटरप्ट सर्विस रूटीन बनाई होती है वो उसको रन करवा देता है। तो इस तरह से उसका जो काम है वो
चलता रहता है और वो अपनी एग्जीक्यूशन में बिजी रहता है। सही है। जी सर। अब उसके बाद होता है डीएमए ड्रिवन। ठीक है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ड्रिवन इनपुट आउटपुट, ये तीसरा सिनेरियो है। तो इस केस में क्या होता है कि डाटा इज नीडेड टू ट्रांसफर फ्रॉम द मेमोरी टू इनपुट आउटपुट पोर्ट। दिस कैन बी डन यूजिंग अ सीपीयू व्हिच विल बी कंज्यूम टू बस साइकिल फॉर अ सिंगल वर्ड। ठीक है। तो वन बस साइकिल फ्रॉम मेमोरी, अब मेमोरी से रिलेटेड सीपीयू का काम है कि इसमें जब सीपीयू जो है वो डाटा ट्रांसफर करता है मेमोरी से इनपुट आउटपुट में, इनपुट से मेमोरी के अंदर, तो उसमें सीपीयू का भी जो है वो दो बस साइकिल में उसका वेस्ट होते हैं। तो अदर फॉर्म ऑफ सीपीयू फ्रॉम इन सीपीयू टू इनपुट आउटपुट पोर्ट इन द केस ऑफ आउटपुट एंड द वाइस वर्सा इन द केस ऑफ, तो इनपुट और आउटपुट दोनों में उसे ये काम करना पड़ता है। तो इन केस नो कंप्यूटेशन डाटा इज रिक्वायर्ड सीपीयू कैन बी बाईपास। तो अब इस सारे सिनेरियो के अंदर हम देखें तो सिर्फ डाटा ट्रेवल करवाना है, इसमें कोई कंप्यूटेशन नहीं चाहिए होती, तो हम सीपीयू का रोल यहाँ से बाईपास कर देते हैं। बजाय इसके कि हम सीपीयू को इवॉल्व करें कि वो इनपुट आउटपुट से ये डाटा जो है मेमोरी में पहुंचाए, हम क्या करेंगे, हम इस चीज़ को जो है वो डीएमए के जरिए करवा लेंगे। तो हमें ये सीपीयू वाला जो काम था वो अ, हमारा टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस या डीएमए। इट इज पॉसिबल टू ट्रांसफर डाटा डायरेक्टली फ्रॉम मेमोरी टू सीपीयू वाइस वर्सा इन द सिंगल बाइसाइकिल यूजिंग द डीएमए। इट इज डेफिनेटली फास्टर। ठीक है, तो वो जो दरमियान में हमारे पास जो है सीपीयू का टाइम वेस्ट हो रहा था वो बच जाएगा। तो अब वो कह रहा है कि हम इसको स्टार्ट करेंगे डिस्कशन इंटरप्ट से, एंड टेक्निक जो है वो यूज करेंगे टू प्रोग्राम देम, विल डिस्कस अदर मेथड इनपुट और क्लासिफाई। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इंटरप्ट क्या होते हैं और वो कैसे परफॉर्म करते हैं। ये देखिए, इस डायग्राम में दिखाया गया कि आपके पास इंस्ट्रक्शन चल रही हैं वन, ठीक है, इस तरह से एग्जीक्यूट कर रहा है सीपीयू। यहाँ पे एक इंटरप्ट आया और सीपीयू जो है वो पूरी यहाँ पहुंच गया, और उसके हम इसको सॉल्व करने के बाद वापस वो यहीं पे आया और फिर अपनी, अब इसके दौरान उसने यहाँ पे क्या किया, इंटरप्ट सर्विस रूटीन को जो है वो कॉल किया, और वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो है वो अपनी इनपुट आउटपुट यहाँ पे परफॉर्म कर रही है। ठीक है, लिटरली द इंटरप्ट मीन्स टू ब्रेक द कंटिन्यूटी ऑफ द सम गोइंग टास्क। ये हमें डायग्राम से पता चल रहा है, वैसे भी पता है कि इंटरप्ट का मतलब क्या है, कि कोई कंटिन्यू अगर काम हो रहा है तो उससे अगर हमने ब्रेक करना है तो उसे इंटरप्ट कहते हैं। तो व्हेन वी टॉक ऑफ द कंप्यूटर इंटरप्ट वी मीन एग्जैक्टली सेम टर्म्स ऑफ द प्रोसेसर। तो हम प्रोसेसर के हवाले से बात कर रहे होते हैं कि प्रोसेसर भी काम कर रहा है, तो उसके काम को डिस्टर्ब करना ये इंटरप्ट होता है। तो वह इंटरप्ट अकर, जब कोई इंटरप्ट आता है तो कंटिन्यूटी ऑफ द प्रोसेसर इज ब्रोकन, तो प्रोसेसर की कंटिन्यूटी जो है वो खत्म हो जाती है। द एग्जीक्यूशन ब्रीच ब्रांचेस टू एन इंटरप्ट सर्विस रूटीन, और वो जो एग्जीक्यूशन वो कर रहा होता है वो कहाँ पे चले जाती है, आईएसपीआर की तरफ, इंटर सर्विस रूटीन की तरफ। एंड इंटर सर्विस रूटीन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कैरिड आउट बाय सीपीयू। और ये इंटर सर्विस रूटीन क्या है, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है जो कि सीपीयू जो है उनको कैरी कर रहा होता है टू परफॉर्म द इनिशिएट ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जनरली, ताकि वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सके। व्हेन द रूटीन इज ओवर, जब ये रूटीन खत्म होती है तो एग्जीक्यूशन जो है वो वापस रिटर्न हो जाती है टू द पॉइंट ऑफ इंटरप्शन। तो यहाँ से ये देखें, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि इस तरह से सीपीयू अपनी एग्जीक्यूशन कर रहा था, ये चला रहा है, यहाँ पे इंटरप्ट आया। ठीक है, तो सीपीयू ने फौरन यहाँ से आईएसआर को कॉल किया, इंस्ट्रक्शन रूटीन कॉल हुई, ये सारी की सारी इसने अपनी एग्जीक्यूशन की, और वापस वहीं पे चलेगी जहाँ पे सीपीयू को इंटरप्ट मिला था, और सीपीयू ने आगे प्रोसेस करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास आई एस आर परफॉर्मिंग एंड, ये सर इंटरप्ट क्या है यहाँ ये से सब। चीज क्लियर हुई हाँ जी। कि यहाँ से सीपीयू को इंटरप्ट आया, उसने हम्म। वहां से वो गया और उसने वहां पे काम करना शुरू कर दिया, खुद भी वो काम कर रहा है और आईएसआर को भी मतलब अंदर असल में इन्वॉल्व कर रहा है, आई या फिर एस वो आर आईएसआर काम करेगी ये वापस चलेगी। आईएसआर कोई अलग से चीज नहीं है, ये यहाँ पे पढ़े उसने लिखा है कि वो आईएसआर जो है वो सीपीयू का ही हिस्सा है। ये देखो, दिस इंटरप्ट सर्विस रूटीन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कैरिड आउट बाय द सीपीयू। तो ये सीपीयू के ही अंदर मौजूद होती है। ठीक है, तो बेसिकली बस उसने एक अलग उसका एक सेटअप बनाया हुआ है कि जो वो नॉर्मल एग्जीक्यूशन कर रहा होता है उससे वो हट जाता है, और आईएसआर के अंदर जो इन परफॉर्म करनी होती है इंस्ट्रक्शन वो उनकी तरफ चला जाता है। ठीक है,
तो अभी यहाँ पे इंटरप्ट की दो टाइप्स है हमारे पास, एक हार्डवेयर इंटरप्ट है और एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है। यानी वो इंटरप्ट जो हार्डवेयर की तरफ से जनरेटेड होंगी वो हार्डवेयर इंटरप्ट होंगी, जो सॉफ्टवेयर की तरफ से जनरेटेड होगी वो सॉफ्टवेयर। ओनली डिफरेंस बिटवीन देम इज मेथड बाय विच दे आर इन्वॉल्व। सिर्फ फर्क क्या है, अब तो सीपीयू के लिए तो दोनों इंटरप्ट जो है वो शॉर्ट फॉर्म में जाएंगी ना। अब रियल में तो ये नहीं है कि हम सीपीयू को जाके हथौड़े मार रहे हैं, तो हार्डवेयर इंटरप्ट ऐसी तो नहीं होगी ना, उसके पास तो दोनों सॉफ्ट इंटरप्ट ही जाएंगी। लेकिन असल में थोड़ा सा फर्क इसमें कहाँ से पता चलेगा कि हम किस मेथड के जरिए इंटरप्ट भेज रहे हैं, कीबोर्ड इंटरप्ट भेज रहा है या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो इंटरप्ट भेज रहा है, इसमें थोड़ा फर्क होगा। तो सॉफ्ट इंटरप्ट आर इन्वोक्ड बाय मीन्स ऑफ सम सॉफ्ट इंस्ट्रक्शन। सॉर्ट इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो सॉर्ट इंस्ट्रक्शन के जरिए एंड स्टेटमेंट्स के जरिए, जबकि हार्ड इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व बाय मीन्स ऑफ सम हार्डवेयर कंट्रोलर। तो जो कंट्रोलर आप बात की थी हमने कि हर हार्डवेयर डिवाइस के साथ एक कंट्रोलर लगता है, तो बेसिकली उस कंट्रोलर के जरिए जनरेट होती हैं, जबकि जो सॉर्ट इंस्ट्रक्शन हैं वो स्टेटमेंट्स के जरिए जो है वो सीपीयू तक जाती हैं। ठीक है। अब इंटरप्ट का जी मैकेनिज्म सर। क्या है? इंटरप्ट मैकेनिज्म, इंटरप्ट आर क्वाइट सिमिलर टू द प्रोसीजर ऑफ फंक्शन बिकॉज इट इज आल्सो अनदर फॉर्म। इंटरप्ट जो है वो सेम, उसने कहा कि उसका काम तकरीबन फंक्शन की तरह होता है। जैसे हम फंक्शन ही कॉल करते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर, हम काम कर रहे होते हैं, अचानक से एक फंक्शन आ जाता है तो हमारा कंट्रोल जो है वो फंक्शन में चले जाता है। तो इसी तरह से ये भी इंटरप्ट भी समझ लें कि एक फंक्शन ही है। इट इज आल्सो अनदर फ्रॉम मेमोरी टेम्परेरी एग्जीक्यूशन ट्रांसफर। ठीक है, तो इसमें भी आपकी जो है वो टेम्परेरी तौर पे आप एग्जीक्यूशन आपकी जो है वो ट्रांसफर हो जाती है किसी और जगह पे। बट देर सम डिफरेंसेस, लेकिन कुछ फर्क भी है। नोट दैट व्हेन प्रोसीजर्स आर इन्वोक्ड बाय द नेम्स व्हिच रिप्रेजेंट द एड्रेसेस। प्रोसीजर्स यानी फंक्शंस को जब हम कॉल करते हैं तो वो उनके एड्रेसेस के जरिए कॉल किया जाता है। स्पेसिफाइड वेर इन द केस ऑफ इंटरप्ट देयर नंबर इज स्पेसिफाइड। तो इंटरप्ट जब आएगी तो हम इंटरप्ट के नंबर्स के जरिए स्पेसिफाई करेंगे कि कौन सी इंटरप्ट आई है। जबकि अगर फंक्शन आता है तो फंक्शन का एड्रेस होता है कि ये फंक्शन जो है वो कहाँ पे पड़ा है। तो ये थोड़ा सा फर्क हमें यहाँ पे पता चलता है फंक्शन में और इंटरप्ट के अंदर। अदरवाइज बाकी जो है वो तकरीबन सेम होती है। दिस नंबर कैन बी एंड 8 बिट वैल्यू। ये नंबर जो है वो कोई 8 बिट वैल्यू हो सकता है विच सर्टनली इज नॉट एड्रेस, लेकिन इसको हम एड्रेस नहीं बोलेंगे, ये कोई नंबर ही होगा। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नंबर। तो पहली तो बात ये है कि इस नंबर की जरूरत क्या है। अनदर शुड आल्सो बी नोटिस दैट द प्रोसीजर्स आर अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम बट द इंटरप्ट्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोग्राम आर। एक और बात इसमें फर्क ये है कि जो फंक्शंस होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, वो प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, जबकि इंटरप्ट जो होती है वो प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होती, बल्कि वो प्रोग्राम को इन्वोक करती है, आके डिस्टर्ब कर रही होती है। ठीक है, नो वे डिक्लेयर द प्रोग्राम। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इंटरप्ट के लिए ये भी जरूरी है कि वो प्रोग्राम में डिक्लेयर नहीं होती। ठीक है, जबकि फंक्शन जो होता है या प्रोसीजर जो होता है वो प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर होता है, जबकि इंटरप्ट जो है वो डिक्लेयर नहीं होती। एक तो ये बात होगी। दूसरी ये कि हमें नेक्स्ट जो है वो देखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर टू दीज इंटरप्ट रिजाइड इन द मेमोरी एंड इफ दे रिजाइड इन द मेमोरी देन व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑफ द इंटरप्ट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो फर्क बताते हैं प्रोसीजर में और इंटरप्ट में। पहला ये कि इंटरप्ट जो होती है उसका एड्रेस नहीं होता, नंबर होता है। दूसरा ये कि जो इंटरप्ट होता है वो किसी भी प्रोग्राम के अंदर राइट नहीं किया जाता, बल्कि वो अलग से होता है। और तीसरा ये कि इंटरप्ट अगर होता है तो वो मेमोरी में किस जगह पे होता है और उसे हम कैसे जो है वो उसके एड्रेस पे मिलते हैं जहाँ। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो आपके पास इंटरप्ट का मैकेनिज्म आपको थोड़ा समझ आता है। तो ये क्वेश्चंस अगर हम आंसर कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास इंटरप्ट किस तरह से काम कर रही होती है। फर्स्टली लेट्स सी वेयर डू इंटरप्ट रिजाइड। पहले तो हमें ये देखना है कि इंटरप्ट होती कहाँ पे है। तो इंटरप्ट certainly resides somewhere in the memory, तो कहीं ना कहीं मेमोरी में होती है। इंटरप्ट सपोर्टेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम रिजाइड इन कर्नल। तो ज़्यादातर ये ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है, और कहाँ होती है? कर्नल के अंदर, विच यू ऑलरेडी नो इज द कोर पार्ट ऑफ कर्नल का। आपको पता होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सेंट्रल या कोर पार्ट होता है जहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू होता है उसे कर्नल बोलते हैं। इन केस ऑफ डॉस द कर्नल इज आयो डॉट एस ओ एस। तो अगर डॉस हम यूज कर रहे हैं तो डॉस में आयो डॉट एस ओ एस फाइल होती है, कर्नल होती है, जो कि मेमोरी में लोड सर होती है ये बूट तो टाइम। हाँ जी।
तो ये जो विंडोज है, लिनक्स है, यूनिक्स है, और मैक आई थिंक, और डॉस, और ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इन सब में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? ये एक तो ये डिफरेंस मतलब है कि इन ये सब में। डिफरेंट, मतलब ये डिफरेंट कंपनीज ने बनाई है, ठीक है। विंडो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है, मैक जो है वो एप्पल ने बनाई है। तो एक तो ये फर्क है कि सब डिफरेंट कंपनीज की हैं। दूसरा, सबके प्लेटफॉर्म डिफरेंट हैं, कोई लैपटॉप के लिए, कोई मोबाइल के लिए, ठीक है। कुछ जो है वो स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हैं, कुछ मेन फ्रेम के लिए हैं। दूसरा ये कि कुछ जो है वो ओपन सोर्स हैं, कुछ क्लोज सोर्स हैं, कुछ जो है वो ग्राफिकल यूजर हैं, कुछ कमांड लाइन है, ठीक है। कुछ में जो है वो आपको कुछ सिक्योरिटी ज़्यादा प्रोवाइड की जाती है, कुछ में सिक्योरिटी नहीं होती। तो ये सारे हर एक में डिफरेंट फर्क है। सर, तो जो ये विंडो होती है, ये हार्डवेयर के किस कंपोनेंट में मतलब इंस्टॉल होती है? ये किस सिस्टम में करते हैं ना, तो सिस्टम में कहाँ पे जाके ये होती है इंस्टॉल? विंडोज इंस्टॉल हम हार्ड डिस्क में करते हैं, हार्ड में ही होती है, लेकिन जब ये इसको हम चलाते हैं तो ये रैम में लोड होती है। फिर इसका जो कर्नल होता है बेसिकली वो रैम में लोड होता है, बाकी विंडो हार्ड डिस्क में पड़ी होती है। सर, अगर वायरस आ जाए मतलब हमारे सिस्टम में, या जैसे बेसिकली कभी यूएसबी में भी आ जाता है, और अगर वो लगाए तो उससे हमारे लैपटॉप वगैरह में भी आने का खर्चा होता है, तो उसको कैसे फिर रिमूव किया जाता है? तो ये तो ये कि वो एंटीवायरस आपका हो आपके पास, आप उसके जरिए इसको रिमूव कर सकते हैं। अगर उस एंटीवायरस के पकड़ में वो आ गया तो हो जाएगा। अगर वो ऐसा वायरस है जो नहीं पकड़ में आ रहा तो फिर आपको विंडो करनी पड़ती है ताकि वो सारा उसमें से निकल जाए। सर, एक और चीज थी मुझे माइंड में आ रही थी, कि जो हम एटीएम मशीन में इनपुट देते हैं, अपना कार्ड अंदर इन करते हैं, तो पैसे कहाँ से आते हैं? वो मशीन के अंदर पड़े होते हैं? फर्ज करें अगर कोई मशीन उठा ले, तो इससे क्या वो उनको, बैंक वालों को फिर नुकसान नहीं होगा? कि मतलब वो मशीन में पैसे कहाँ से आते हैं? मशीन में बैंक वाले डालते हैं ना पैसे। वो मशीन के नीचे जो है वो एक लॉकर होता है ना, ठीक है। उस लॉकर के अंदर पैसे रखे जाते हैं। तो वो कैशियर जो होता है जी। वो आपने अक्सर देखा होगा, मशीन जब ये कुछ दिनों में महीने के शुरू के दिनों में एटीएम पे उन्होंने क्लोज किया होता है या आउट ऑफ कैश आ रहा होता है, तो मीन्स के वो उस मशीन के बैकएंड पे एक लॉकर होता है। उस लॉकर में वो जाकर नीचे बॉक्स में पैसे रख देते हैं और वो मशीन जो है वहां से पैसे फिर आपको देती है, ठीक है। तो जब वो मतलब बॉक्स हर वक्त उसमें पैसे नहीं पड़े रहते? वो उन्होंने खुद रखने होते हैं, जितने ट्रांजैक्शन हम बोलते हैं वो उधर से लेकर आते हैं और उस पे हाँ, रखते हैं, ऐसा और फिर नहीं है कि मशीन को पूरा चेंज ऐसा करते नहीं है कि पूरा बैंक उसी मशीन में लगा होता है, बल्कि जितनी वो उसमें रख देंगे पैसे वो उतने ही पड़े होंगे। हैं। जी ठीक है सर। चले इसको फिर यही वाइंड अप करते हैं। तो बाकी फिर नेक्स्ट देखेंगे, अभी 5:45 हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने एकेडमी के लिए निकलना। जी सर, ठीक है।